नमस्कार दोस्तों, नेशनल होम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक बार हरियाणा जीके के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं जो एचएससी की सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है, अल्पावधि में भूमि में भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? आर्थिक लगान, निविल लगान, आभासी लगान, अधिसामान्य लगान। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, आभासी लगान। अल्पावधि में भूमि में भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को आभासी लगान कहा जाता है। इसका जो क्वेश्चन है वो आपको देखना चाहिए दोस्तों, आभासी लगान यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? एडवर्ड स्टोन ने, ली कार्बूजियर ने, एडविन लुटियंस ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया था दोस्तों। इसका जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखना चाहिए, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन का निर्माण एडविन लुटियंस ने किया था। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? पंडित नेकीराम शर्मा, चौधरी छोटूराम, श्री राम शर्मा, चौधरी प्रताप सिंह। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, सर छोटूराम, चौधरी छोटूराम इसका राइट आंसर रहेगा। इसका जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखना चाहिए, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता चौधरी छोटूराम थे। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर गुरुत्व बांध है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह बांध गोविंद सागर जलाशय का निर्माण करता है। इसका निर्माण कार्य सन 1948 में शुरू हुआ था तथा इसे 1963 में चालू कर दिया गया था। नोट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, नांगल बांध पंजाब राज्य में स्थित है। दोनों की दूरी को लगभग 11 किलोमीटर है। दोस्तों देखिए, ये जो हमारा बांध है, जो नांगल बांध है वो तो पंजाब राज्य में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अगर बात करें हम भाखड़ा बांध की, तो भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और जो इनकी दूरी है वो 11 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी है? चावल, गेहूं, मक्का या फिर बाजरा। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा गेहूं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा की जो जलवायु है वो गेहूं की फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत कवि का नाम बताइए। संत गरीबदास, ग्रंथ साहिब, नंदलाल, कबीरदास। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, संत गरीबदास। हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत कवि का नाम संत गरीबदास है। इसका जो क्वेश्चन है वो आपको देखना चाहिए, हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत कवि संत गरीबदास थे। इन्होंने गरीब ग्रंथ नामक विशाल ग्रंथ की रचना भी की है, जिसे रत्न सागर भी कहा जाता है। गरीब दास का दर्शन राम और रहीम में कोई अंतर नहीं करता है दोस्तों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सभी प्रश्न हैं ये सभी हरियाणा जी के एचएससी की सभी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, और इनका मैं सोल्यूशन समेत आपके सामने लेके आया हूँ, और जो ये आपके आने वाली सभी एचएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन है? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर नानक चंद शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी चंद, डॉक्टर रतन चंद शर्मा। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा। हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार जो है डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा रहेंगे। इसका जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखना चाहिए, हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा है। इनका जन्म महेंद्रगढ़ जिले के नांगड़ गांव में हुआ था। नोट, लक्ष्मी चंद प्रसिद्ध रागणी गायक तथा प्रसिद्ध सांगी है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, गुलाब की खेती, गुलाब का फूल की पैदावार एशिया में अधिक कहाँ जोती जाती है? चंडीगढ़ के अंदर, गुरुग्राम में, नई दिल्ली में या फरीदाबाद में। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, गुलाब की खेती जो है, गुलाब के फूल की पैदावार जो है चंडीगढ़ में की जाती है दोस्तों सबसे अधिक। एशिया के अंदर, एशिया की सबसे अधिक गुलाब के फूल की पैदावार चंडीगढ़ में होती है। इसका जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखना चाहिए, एशिया में सर्वाधिक गुलाब के फूल की पैदावार जो है चंडीगढ़ में की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा,
हरियाणा के उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई? 1978, 1966, 1988 या 1999? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1966। हरियाणा के उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में 1966 में की गई थी। इसका जो क्वेश्चन है वो देखना चाहिए दोस्तों आपको। हरियाणा के उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में राज्य गठन के पश्चात 1966 में की गई। इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है रविशंकर झा है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई का कार्य किया जाता है? सिरसा, हिसार, फतेहाबाद या ये सभी? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। भाखड़ा नहर द्वारा सिरसा जिले में और फतेहाबाद जिले में और हिसार जिलों में सभी में सिंचाई की जाती है दोस्तों। इसका जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखना चाहिए। भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के सिरसा, हिसार तथा फतेहाबाद सभी जिलों में सिंचाई का कार्य किया जाता है। नोट, भाखड़ा नहर पंजाब के नांगल बांध से निकाली जाती है। यह हरियाणा के टोहाना नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि जो भाखड़ा नहर है वो हरियाणा के किस स्थान से प्रवेश की जाती है? हरियाणा के टोहाना नामक स्थान से भाखड़ा नहर जो है हरियाणा के अंदर प्रवेश की जाती है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, ताजेवाड़ा हेडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में या यमुनानगर में? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 4 यमुनानगर में। ताजेवाड़ा जो है दोस्तों वो यमुनानगर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके, इसका जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखना चाहिए। ताजेवाड़ा नगर यमुनानगर में स्थित है। यहीं से पूर्वी एवं पश्चिमी जो नहर है वो निकाली जाती है दोस्तों। एक तो पश्चिमी यमुना नहर निकाली जाती है और एक पूर्वी यमुना नहर निकल जाती है। पश्चिमी यमुना नहर हमारे हरियाणा के भाग में सिंचित करती है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कुल कितने उपमंडल है? 35, 65, 78 या फिर 74? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 74। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में कुल 74 उपमंडल है दोस्तों। इसका जो क्वेश्चन है वो आपको देखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में 73 प्लस 1 74 तो उपमंडल है। हरियाणा में 6 मंडल है, हिसार, रोहतक, अम्बाड़ा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल। हरियाणा प्रदेश में 93 तहसील है दोस्तों और 50 जो है उप तहसील है। ये प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं दोस्तों तहसील के बारे में। हरियाणा प्रदेश में कितनी उप तहसील है? 93 उप तहसील है दोस्तों और तहसील की 50 उप तहसील है दोस्तों और 93 तहसील है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? रोहतक, भिवानी, पानीपत या अम्बाड़ा? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 भिवानी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भिवानी जो हमारा वो सबसे बड़ा जिला माना जाता है। इसका जो क्वेश्चन है वो आपको देखना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भिवानी है तो सबसे छोटा जिला सिरसा है। अगर सिरसा ऑप्शन में नहीं मिलेगा दोस्तों तो पंचकुला मिलेगा। अगर सिरसा ना हो तो पंचकुला मिलेगा दोस्तों, पंचकुला पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, हरियाणा के जींद जिले में निम्नलिखित में कौन से वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? हरियाणा का जो जींद जिला दोस्तों उसमें कौन से वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? शीशम के, किक्कर के, सफेदा के या ये सभी? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। हरियाणा का जो जींद जिला है उसमें शीशम और सफेदा और किक्कर तीनों पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, हरियाणा में नव ग्रह कुंड कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र, कैथल, गुरुग्राम, फरीदाबाद? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कैथल। हरियाणा में जो नवग्रह कुंड है वो कैथल में स्थित है दोस्तों। इसका जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखना चाहिए। हरियाणा में नवग्रह कुंड कैथल में स्थित है। नवग्रह कुंडों के कारण ही कैथल को छोटा काशी भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखोगे दोस्तों, बार बार प्रश्न पूछा गया है कि हरियाणा का छोटा काशी किसे कहा गया है? कैथल को कहा गया है दोस्तों, नवग्रह कुंडों के कारण। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, जिला महेंद्रगढ़ का किस खनिज के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान है? चावल के, बर्तनों के, सरसों के या साइकिल के? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सरसों के। सरसों के उत्पादन में हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है वो प्रथम रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? बाबू परमानंद,
बी डी गुप्ता, देवीलाल, हुकम सिंह। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर एक, बाबू परमानंद। बाबू परमानंद जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखना चाहिए। बाबू परमानंद हरियाणा के मुख्यमंत्री न होकर जो राज्य के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा के संस्थापक कौन है? स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, शंकराचार्य या स्वामी परमानंद जी महाराज। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर दो, स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज है वो बाबा काली कमली वाले का डेरा के संस्थापक थे। इसका जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखना चाहिए। बाबा काली कमले वाले का डेरा के संस्थापक स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज थे। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। पलवल को हरियाणा के 21वें जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? 2005, 2006, 2007 या फिर 2008। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 2008। पलवल को हरियाणा के 21वें जिले का दर्जा जो है 2008 में मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका क्वेश्चन आपको देखना ही चाहिए। पलवल को हरियाणा के 21वीं जिले का दर्जा सन 2008 में दिया गया था। वर्तमान में हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। हरियाणा का 22वां जिला के रूप में चरखी दादरी को बनाया गया दोस्तों। इसकी घोषणा 16 सितंबर 2016 को हुई थी तथा 16 नवंबर 2016 को 22वां जिला बनाया गया था। दोस्तों इसके अंदर दो प्रश्न बनते हैं कि जो चरखी दादरी है हमारा 22वां जिला है वो उसकी घोषणा कब हुई थी? तो 16 सितंबर 2016 को घोषणा हुई थी। और बना कब था दोस्तों? 16 नवंबर 2016 को बनाया गया था। ये प्रश्न कलर के पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों, जो हाल ही में कलर के पेपर हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी दोस्तों, जो घोषणा के बारे में और कब बनाया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है इसकी सहमति पर? केंद्रीय सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्य का मंत्री परिषद। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, राज्य की मंत्री परिषद। राज्यपाल जो है जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य मंत्री परिषद की सहमति से ही करता है। इसका जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखना चाहिए। राज्यपाल द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य की मंत्री परिषद की सलाह के बाद ही की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। एक अंतरिक्ष मिशन में कल्पना चावला की मृत्यु हुई 1 जनवरी 2003 को, 5 फरवरी 2003 को, 1 फरवरी 2003 को या 3 फरवरी 2003 को। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1 फरवरी 2003 को एक अंतरिक्ष मिशन में कल्पना चावला की जो मृत्यु है वो हो गई थी दोस्तों। इसका जो क्वेश्चन है वो आपको देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन के दौरान 1 फरवरी 2003 को हुई थी। इनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। करनाल में ही इनके नाम से एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का संचालन राज्य सरकार द्वारा करवाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों के साथ मिलकर किसने सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रोत्साहन दिया था? आरबीआई ने, एसबीआई ने, यूटीआई ने या एलबीआई ने? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, आरबीआई ने। इसका जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखना चाहिए दोस्तों। सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को प्रोत्साहन देने का कार्य सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों तथा आरबीआई ने मिलकर किया है। आरबीआई की स्थापना सन 1935 में हिल्टन यंग समिति की सिफारिशों पर की गई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। हरियाणा के गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? हरियाणा का गवर्नर यानी कि राज्यपाल जो होता है दोस्तों उसको शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य का महाधिवक्ता या कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वही राज्य के गवर्नर या राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम करता है दोस्तों। इसका जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखना चाहिए। राज्य के गवर्नर को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है तथा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसको शपथ दिलाने का काम राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो करता है। भारत के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान है।
ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, अमुक्त माल्यद किसकी कृति है? कृष्णदेवराय, वत्सराज, खारवेल या फिर राजन मालदेव? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कृष्णदेवराय। अमुक्त माल्यद जो है कृष्णदेवराय की कृति है। इसका जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखना चाहिए दोस्तों। अमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा का महाकाव्य है। इसके रचनाकार विजयनगर के महाराज कृष्णदेवराय है। इन्होंने 1509 से 1530 के बीच में शासन किया था। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, उत्तर पश्चिमी भारत में किस कारण से सर्दियों में वर्षा होती है? प्रश्न ध्यान से सुनिए दोस्तों, उत्तर पश्चिमी भारत में किस कारण से सर्दियों में वर्षा होती है? निवर्तनी मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण या पश्चिमी विक्षोभ के कारण? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, निम्न को सुमेलित करना दोस्तों। इसमें बताना है कि जो आवर्ती है वो किससे है संबंध रखती है दोस्तों। आयाम जो है किससे संबंध रखता है, लोलक और जो आवर्ती सारणी है किससे संबंध रखती है। इसका जो आंसर है चलिए देखते हैं दोस्तों। आवर्ती जो है आवर्ती दोस्तों वो हमारी इकाई समय से दोलन से संबंध रखती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो आयाम है हमारा वो ऑप्शन नंबर 4 समयावस्था मान से अधिकतम विस्थापन से संबंध रखता है। लोलक जो है वो हमारा ऐसी युक्ति है दोस्तों जिसमें धागे के सिरे पर भार झूलता हो, वो लोलक कहलाता है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी जो है आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या के क्रम से रासायनिक तत्व से संबंध रखती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही आपको बताना था। और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन में से वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, जो आवर्ती है वो इकाई समय दोलन से संबंध है। आयाम जो है वो हमारी ऑप्शन नंबर 4 यानी कि समयावस्था मान से अधिकतम विस्थापन से संबंध है। लोलक जो है वो ऐसी युक्ति है जिसमें धागे के सिरे पर भार झूलता हो। आवर्ती सारणी जो है दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 परमाणु संख्या के क्रम से रासायनिक तत्व से संबंध रखती हो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, मानव शरीर में कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी है? दोस्तों ध्यान से सुनिए कि क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। 44, 46, 22 या 23? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 44। ठीक है दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन है वो आपको देखना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है दोस्तों। ऑटोसोम की संख्या 46 नहीं होती दोस्तों, गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 46 होती है, जिसमें 22 जोड़ी अर्थात 44 ऑटोसोम होते हैं और 1 जोड़ी अर्थात 2 एलोसोम होते हैं। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है दोस्तों, जिसमें से 22 जोड़ी अर्थात 44 ऑटोसोम होते हैं तथा 1 जोड़ी 2 एलोसोम होते हैं दोस्तों। गुणसूत्र जीवों में सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित एवं संचरित करने का कार्य करते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री पुरुष में भिन्न भिन्न होते हैं दोस्तों, जिन्हें विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, वल्कनीकरण एक प्रक्रिया है। ज्वालामुखी के अध्ययन का विज्ञान, बहुलकों को डिग्रेड करने की विधि है दोस्तों, वोल्टीय सेलों के निर्माण से जुड़ी एक प्रक्रिया है, या सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबड़ के कठोरीकरण की प्रक्रिया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जो वल्कनीकरण की प्रक्रिया है वह सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबर के कठोरीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, और सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबर के कठोरीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण कहा जाता है दोस्तों। इसका जो क्वेश्चन है वो आपको देखना चाहिए। वल्कनीकरण सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबर के कठोरीकरण की प्रक्रिया है। इसमें शुद्ध रबड़ के अनेक दोषों का निराकरण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, कैथोड किरण ट्यूब का किसका भाग है? सूक्ष्मदर्शी का, रेडियोग्राफी का, टेलीविजन का या ग्राफ चित्र का? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों
वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 टेलीविज़न का। कैथोड किरण जो ट्यूब है वो टेलीविज़न का ही एक भाग है। इसका जो क्वेश्चन हटा है वो आपको देखना चाहिए दोस्तों। कैथोड किरण ट्यूब इसकी फुल फॉर्म के रूप में दोस्तों CRT कहा जाता है, इसी शॉर्ट फॉर्म में टेलीविज़न सेट का एक हिस्सा है जो एक ऋणायन निर्वात नालिका होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बंदूक और एक प्रदीप्त पटल होता है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आने वाली HSC की सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? कुरु और पंचाल, कौशल और वज्जी, सूरसेन और अवंती, अस्मक और वत्स। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कुरु और पंचाल। ठीक है दोस्तों, बौद्ध काल के जो महाजनपद दोस्तों टोटल 16 महाजनपद थे, छोटे छोटे टुकड़ों में। बौद्ध काल में छोटे छोटे टुकड़ों में जो हमारा भारत बटा हुआ था 16 महाजनपदों में बटा हुआ था दोस्तों, उसके अंदर से 2 महाजनपद कुरु और पंचाल जो है वर्तमान में जो हरियाणा में मिले हैं दोस्तों। आप ध्यान रखोगे दोस्तों इस बात को। अगला ये जो क्वेश्चन है आपको देखना चाहिए, बौद्ध काल में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है जिनमें कुरु और पंचाल राज्यों में वर्तमान हरियाणा के क्षेत्र जो है सम्मिलित थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 100 दोस्तों, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाम वंश के सुल्तान बलबन गद्दी पर कब बैठा? 1260 में, 1262 में, 1266 में या 1280 में? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 1266 में। गुलाम वंश का जो सुल्तान है दोस्तों बलबन, वो 1266 से गद्दी पर बैठा था। इसका जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखना चाहिए। बलबन गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 1286 तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने हेतु लो व रक्त की नीति अपनाई थी दोस्तों। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि लो व रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? वह बलबन था दोस्तों, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न था। जल्दी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।